एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी राजनीतिक हलचल पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े मौजूद हैं, महेश तपासे हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के आप, किशोर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से, तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वकील हैं, राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत जाहिर तौर पर शिवसेना की तरफ से ही की जानी चाहिए। किशोर तिवारी जी, क्या ये लेख एक तरह का जवाब है जो शिवसेना देना चाहती है कि चलिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हमारा तो राष्ट्र में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता आप? किशोर तिवारी जी और हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अब देखिए, शरद पवार एक ऐसा नेतृत्व है जो उदारवादी भी है और सुधारवादी भी है और बेसिकली वो तो कांग्रेसी ही है और महाराष्ट्र में उनकी 16 साल से आघाड़ी सरकार थी। अभी ये नए समीकरण आए हैं तो मुझे भी लगता है कि मोदी जी को कोई पर्याय विपक्ष के तौर पे आना चाहिए। अभी तो लोग ही पर्याय खड़ा कर दे रहे। अब 30 लाख किसान, अगर 30 लाख किसान बॉर्डर पे आके रुके तो उनका नेतृत्व और विपक्ष की स्पष्ट भूमिका ये शरद पवार जी ले सकते हैं। हालांकि आप फिर ये भी कह देते हैं कि बंजरगांव की मुखिया जैसा होगा बनना। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास तिवारी जी, लेकिन रौनक कुकड़े हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद है। रौनक, कोई आज पहला संपादकीय नहीं है, गाहे बगाहे अपने बयानों के जरिए या संपादकीय के जरिए ऐसा लगता है कि जैसे शिवसेना रिटर्न गिफ्ट देना चाहती है शरद पवार को। कि निश्चित तौर पर शोभना यह कहना गलत नहीं होगा कि शरद पवार ने जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार और इस सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे को बनाया, तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर अगर पवार को इस तरह का गिफ्ट शिवसेना अपनी तरफ से दे पाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और यही वजह है कि लगातार अलग अलग मौके पर शिवसेना जो है वो पवार के तारीफ में कसीदे जो है वो पढ़ती रहती है। और आज का जो एडिटोरियल है, साफ तौर पर अगर इस एडिटोरियल को देखें तो एडिटोरियल में कांग्रेस पर एक तरह से निशाना साधा गया और दूसरी तरफ पवार की तारीफ की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, दिल्ली की बॉर्डर पर लगातार कई दिनों से जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर पड़ी है मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए। इसलिए ऐसा कोई चेहरा जो सभी बीजेपी विरोधी दलों को एक छत्र के नीचे ला सके और वो काबिलियत शरद पवार रखते हैं, इसलिए अपने एडिटोरियल के जरिए आज फिर एक बार ये मुद्दा जो है वो छेड़ने की कोशिश शिवसेना ने की है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का रिएक्शन इस पर क्या होता है। विस्तार से विश्लेषण आगे हम करेंगे, क्यों शरद पवार को ही आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर कुछ दिन पहले आई थी कि कुछ सोनिया गांधी चाहती है कि यूपीए की अध्यक्षता शरद पवार करें। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन भी आ गया था। महेश तापसे जी, प्रवक्ता एनसीपी से हमारे साथ मौजूद है। महेश जी, तैयार है फिर आप लोग? देखिए, पहले तो संजय राउत जी ने जो आर्टिकल, जो एडिटोरियल अपने सामने लिखा, उसमें एक ममता बनर्जी के सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की है और ममता जी की सहायता करने के लिए सबसे पहले देश में पवार के अपराध। महेश तापसे जी, कोशिश कीजिएगा आपकी तरफ से आवाज में जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए। हम ये कोशिश करें कि आपकी तरफ से जो दिक्कत है आवाज की वो ठीक हो जाए। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन राशिद किदवई जी, वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस को बेहतर तरीके से समझने वाले, हमारे साथ जुड़ेंगे राशिद जी। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्यों कांग्रेस नहीं, शरद पवार ही क्यों? राय लेने का अधिकार है, वो यूपी का हिस्सा नहीं है। तहसीन जी, लेकिन जो बात सामना के संपादकीय में लिखी गई कि दिल्ली के मुहाने पे 3 लाख किसान आकर बैठ गए और जो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका होनी चाहिए पिछले 1 महीने से वो हम मिसिंग मार रहे हैं, आपको नहीं लगता कि यही वजह है कि शरद पवार को आगे किया जा रहा है शिवसेना द्वारा? अगर राहुल जी और प्रियंका जी वहां जाकर किसानों के साथ बैठे तो एबीपी न्यूज के डिबेट पर मैं रहूंगा और वहां पर कहा जाएगा
कि इन किसानों को विपक्ष बना रहा है, राजनीति कर रहा है, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, तो वो कुछ करे तब भी मीडिया उनको गाली देगा, नहीं करे और एक पब्लिक मूवमेंट को पीछे से सपोर्ट करे तब भी मीडिया उनसे प्रश्न पूछेगा। राहुल गांधी करे तो क्या करे, करे तो क्या ना करे। तहसीन जी, मीडिया के लिए थोड़ी आप लोग सियासत करते हैं। मीडिया कुछ भी कहेगा उससे आप लोगों को क्या फर्क है? जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले किया वो उस वक्त क्यों नहीं किया जब वाटर कैनन और लाठी डंडे हरियाणा में चल रहे थे? और हरियाणा में तो अच्छी खासी एक विपक्षी नेता की भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। बात यहाँ पर राहुल गांधी के 2 दिन पहले आने की नहीं है, बात यहाँ पर उस भूमिका की है जो वो मिसिंग पाते हैं और विपक्षी दल उनको लेकर मिसिंग पाता है। राशिद किदवई जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद जी, आप समाप्त नहीं किया, आप मेरी ठीक है, आप चुप हो गए इसलिए मैंने बोला, आप चुप हो गए थे इसलिए मैंने बोला। बोलिए जी, मैं अपनी बात खत्म नहीं किया। तो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले क्यों गए राष्ट्रपति के पास, 10 दिन पहले क्यों नहीं गए? आपने इस डिबेट पर तो मुझे बुलाया नहीं, डिबेट किया नहीं कि राष्ट्रपति ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों अपॉइंटमेंट नहीं दिया, जो वहां के मुख्यमंत्री है। उन्होंने अपॉइंटमेंट फिल्मी एक्टर्स को दिया, इस पर तो आप डिबेट करते नहीं। तो एक्चुअली आप क्या करते हो? प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क में कि मीडिया मोदी जी के पक्ष में है, वो विपक्ष से ही प्रश्न पूछता है। ये मुल्क की हालत हो चुकी है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में सरकार के सहयोगी आप, एनसीबी और उद्धव ठाकरे के साथ सरकार आप चला रहे हैं। आप ही के एक सहयोगी ने संपादकीय में आपके दूसरे सहयोगी को आगे कर दिया और आपके लिए कहा कि आप कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ जाते हैं। इसमें मैंने आपसे वही सवाल पूछ लिया जो आपके सहयोगी ने आपसे पूछा, इसमें आप उस पर मैं आपको नहीं, आपका जो पहला प्रश्न था मैंने उसका जवाब दिया, वो उनकी राय है, वो यूपी का हिस्सा नहीं है। जब आपने कसीदे बोलना शुरू किए कि राहुल गांधी ये क्यों नहीं करता, कांग्रेस वो क्यों नहीं करता, पीछे क्यों गया, तब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आप कसीदे नहीं पढ़े मैंने, जो आपके महाराष्ट्र में सहयोगी हैं वो जो सवाल संपादकीय में उठा रहे हैं आप पर, वही सवाल मैंने आपके आगे रख दिया। मैंने उसका जवाब आपको दिया, पर जब आपने प्रश्न पूछा राहुल गांधी, आप अपनी विशेष टिप्पणी देते, आपने कहा मुझे कि राहुल गांधी ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं, तब मैंने आपको सामने प्रश्न पूछा। उसके बाद कि आप में हिम्मत क्यों नहीं है ये पूछने को कि जब बीसीसीआई का टर्म खत्म हो गया, जय शाह बीसीसीआई में कैसे, वहां पे परिवारवाद पे आप डिबेट क्यों नहीं करते? तो ये मीडिया की एक कमी है। मैं मानता हूं कांग्रेस में कमी है, जैसे मैं उस चीज को मानता हूं, आपको भी मानना पड़ेगा कि मीडिया अमित शाह से डरती है। तहसीन पूलावाला जी, दिक्कत ये है ना कि ये करना बड़ा आसान होता है, हम भूल जाते हैं कि 3 पीछे हमारे भी आ रहे हैं, तो अभी आप भी वही कर रहे हैं। सवाल मेरा कांग्रेस को लेकर था, लेकिन आपने सवाल दाग दिया मीडिया पर। लेकिन ये जो अदा है ना सियासतदानों की, ये बहुत जबरदस्त है कि सवाल के जवाब में सवाल दाग दो, और ये अच्छा है, अच्छी बात है, ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, लेकिन कई बार ये उल्टा पड़ जाता है। चलिए मैं आऊंगी आपके पास पूनावाला जी। राशिद किदवई जी, आपसे बेहतर कांग्रेस को और कौन समझता है? ऐसा क्यों कि महाराष्ट्र में शिवसेना अपने एक सहयोगी को कोने करके दूसरे सहयोगी को आगे करना चाहती है और एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर उनको देखती है? देखिए, ये एक सदी हुई राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस में समय शय और बात का खेल चल रहा है। ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी वजह से किसी तरीके से नेहरू गांधी परिवार का जो कांग्रेस के प्रति कंट्रोल है वो कम हो जाए, और इस वजह से शिवसेना बढ़ा रही है। देखिए, जो यूपीए का चेयरपर्सन होता है वो कोई एक ऐसा पद नहीं है कि जिसके लिए कोई इलेक्शन हो या सब लोग साथ आए, वो तो बड़ी पार्टी को मिलता है। और कांग्रेस क्या कर रही है, जैसे शिवसेना स्वतंत्र है उसी तरह से कांग्रेस भी स्वतंत्र है कि वो किसान आंदोलन में क्या स्टैंड लेती है, कितना आगे जाती है, क्या करती है। लेकिन ये जो G23 का जब से मामला शुरू हुआ है, ये तमाम चीजें कि किसी तरीके से सोनिया गांधी का अमल दखल कम हो, तो उसके बाद शरद पवार को कांग्रेस में वापस लाने की राजनीति है, और इसमें सब लोग मिले हुए हैं। और शिवसेना जो है वो सोची समझी स्कीम की वजह से ये सब बातें कह रही है। रशीद जी, आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार को कांग्रेस में वापस लाने की एक कवायद है, लेकिन शरद पवार अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं? शरद पवार देखिए इस वक्त बड़े जोश में है, वो 80 साल की है, लेकिन वो मतलब जुझारू उसमें है, और वो उनको लगता है कि वो सब चीजें संभाल सकते हैं। और कांग्रेस में भी अब मैं बताऊं ऐसा धड़ा पैदा हो गया जिसको लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बेहतर तो शरद पवार हो सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए जो 2021 का आने वाला साल है वो बड़ा कठिन है, और पार्टी हो सकता है छोटी छोटी इकाइयों में टूट भी जाए।
बड़ी बात आप कह रहे हैं रशीद जी। तहसीन पूनावाला जी, एक प्रैक्टिकल सवाल रखते हैं। एक प्रैक्टिकल सवाल तो यहाँ पर ये भी है, एक प्रैक्टिकल लॉजिक तो ये भी है ना कि शरद पवार एक ऐसा चेहरा है जिनके साथ कई विपक्षी पार्टियां, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना है, या फिर केरल में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या फिर कश्मीर में ऐसी कई पार्टियां हैं जो अगर वो आगे आती हैं तो आपके साथ आ जाती हैं। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा आता है तो उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, खासतौर पर हम पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो शायद ये भी एक टेक्निकल वजह हो सकती है। आपने शायद आप अप टू डेट नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का लेफ्ट के साथ अलायंस है, तो मैं जानता नहीं कि आप मैं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की बात कर रही हूँ सर। मैं अपडेटेड हूँ, मैं और अपडेटेड हूँ। मैं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की बात कर रही हूँ, इसी वजह से, क्योंकि वहां पर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। आप मेरा सवाल नहीं समझे सर। सुनिए ना, मैं प्रश्न सुन लिया। आपके प्रश्न मेरे उत्तर से ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, आप मुझे रोक नहीं सकते, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप नाराज बहुत हैं आज पूनावाला साहब, सुबह बहुत नाराज हैं आज आप। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं शुरू करता हूँ आप मुझे टोकते हो, तो ये तय नहीं है। आपको शायद पता नहीं कि वेस्ट बंगाल की राजनीति में अगर टीएमसी है तो लेफ्ट भी है, और लेफ्ट के साथ कांग्रेस का अलायंस है। तो आपका प्रश्न है वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया। नहीं, कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ चूज किया अलायंस। आपका दूसरा प्रश्न कि और अलायंस शरद पवार जी के साथ जाएगी, तो जब यूपीए का अलायंस था, जब सोनिया जी थे, तो क्या अलायंस तो और मजबूत हुआ है। आज जेएमएम जुड़ा है कांग्रेस के साथ, आज आरजेडी जुड़ा है कांग्रेस के साथ, तो ये तो अलायंस और भी मजबूत हुआ है। इनफैक्ट एनडीए का अलायंस टूट रहा है, अकाली दल छोड़कर चले गए, शिवसेना छोड़कर चले गए। अब शिवसेना कुछ टिप्पणी देती है, ठीक है, कांग्रेस के साथ हो सकता है महाराष्ट्र में, कल अकाली दल कुछ टिप्पणी देगी यूपीए में, अगर उनको कोई उनका लोकल स्टैंड भी है तो ज्वाइन कर दे यूपीए में, और उसके बाद वोटिंग हो जाए, उसके बाद वहां पर इलेक्शन हो। आप यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि सोनिया गांधी जिसने 10 साल सरकार चलाई, सोनिया गांधी जो और गांधी परिवार जो अलायंस लाता है वो मजबूत नहीं है और शरद पवार मजबूत है। ये किस तरह का लॉजिक है करके, और आप मुझे टीएमसी के बारे में बताते हो। मैं जानता हूं कि टीएमसी के साथ अलायंस में नहीं है, लेकिन आप भूलते हो कि 2011 में अलायंस भी था टीएमसी के साथ, कांग्रेस टीएमसी जीती थी वेस्ट बंगाल में। तो अगर आज लेफ्ट के साथ अलायंस है तो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप उसकी टिप्पणी कैसे कर सकते हो? आप जानते हैं मैं क्या टिप्पणी करूंगी सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। वैसे आपने अभी कहा कि 10 साल सोनिया गांधी ने सरकार चलाई, तो ये अच्छा लगा मुझे कि आपने एक नई इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 10 साल मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई और संगठन चलाया सोनिया गांधी ने। लेकिन महेश तापसे जी, प्रवक्ता एनसीपी के, हमारे साथ लगातार मौजूद है। अब रुकिए ना पूनावाला साहब। महेश जी, अब इतनी सुगबुगाहट अगर शरद पवार को लेकर चल रही है तो पार्टी स्तर पर आप लोग कितने तैयार हैं, और पार्टी स्तर पर क्या सुगबुगाहट है, परिवार के अंदर क्या बात चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो रशीद किदवाई जी की मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि पवार जी कांग्रेस में जाने की प्रस्तावना चल रही है, एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज करने की बात चल रही है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं, ना ही हमें कोई इंटरेस्ट है। हम अपनी पार्टी बहुत ही खूबी से हमारे स्टेट में अच्छे से हम अपनी पार्टी चला रहे, तो हमको कोई अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज करने के अंदर कोई एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक संजय राउत जी के आर्टिकल की बात है, उनका आर्टिकल पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेके ममता बनर्जी के विषय पे था। ममता बनर्जी के ऊपर जब उनकी सरकार गिराने की जो कोई प्रयत्न दिल्ली से चल रहा है, उसके ऊपर पवार साहब का स्टेटमेंट था। वो पवार जी के और ममता जी की बात हुई, उसको लेके संजय राउत जी ने एक आर्टिकल बनाया कि पूरे विपक्ष के संदर्भ में अगर ममता जी को इतनी तकलीफ हो रही है तो यूपीए का कोई घटक गया नहीं, वहां पे शरद पवार जी गए, अपने बड़ा व्यक्तिमत्व के नेता है, और अपनी तरीके से वो पूरे मतलब खुद का भी व्यक्तिमत्व रखते हैं, खुद की पार्टी का भी व्यक्तिमत्व रखते हैं, और प्रधानमंत्री जी भी उनका सम्मान करते हैं। ये उसके अंदर लिखा है। उसमें किसी भी प्रकार से एनसीपी को यूपीए में मतलब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। इस विषय में हमने अपनी भूमिका पिछले 15 दिन पहले स्पष्ट करके रखी थी। जो यूपीए के घटक है, आज वो लोग बात कर रहे हैं कि यूपीए में नहीं है, यूपीए के घटक ने बात करने के बाद उसके अंदर कुछ आगे की बात होती है। आज वैसा कोई प्रस्ताव नहीं, किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। हमारी पार्टी को यहाँ पर लेना पड़ रहा है। आपने बात साफ कर दी कि ऐसी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं चल रही है, लेकिन चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि तकनीकी तौर पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल हो, हर लिहाज से कांग्रेस के अलावा अगर कोई दूसरा चेहरा होता है, शरद पवार जैसा चेहरा होता है, तो विपक्ष की तमाम पार्टियों को वो सर्वमान्य नहीं हो जाएगा। तो शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर से क्यों ना शरद पवार मुख्य
मुख्य विपक्षी चेहरा हो, न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश के मोदी के खिलाफ। क्योंकि शरद पवार के लिए ये लिखा गया है शिवसेना के मुखपत्र सामना में कि अगर मोदी से मुकाबला करना है तो तमाम विपक्षी दलों को एक होना होगा। और हमारे साथ लगातार महेश तपासे जी जो जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं, नेता शिवसेना। किशोर जी कहिए। उनकी एक बात स्पष्ट है कि 28 साल पुराना बीजेपी का अलायंस और शिवसेना, इनको जिस ढंग से शरद पवार जी ने अपने में संभाल लिया, और शरद पवार जी अगर राष्ट्रवादी नहीं बनाते तो मुझे लगता है कि वो भारत के पंतप्रधान होते। तो जितने भी घटक जो कांग्रेस से छूटकर अभी रीजनल पार्टियां सत्ता में है, वो शरद पवार जी के नेतृत्व में एक जगह आ सकते हैं। तो यूपीए का नेतृत्व उनको देना, ये हमारी प्रामाणिक इच्छा है। दूसरी एक बात, कांग्रेस को गांधी परिवार के नेतृत्व से थोड़ा बाहर आना चाहिए और नए चेहरों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि अभी संदर्भ में भाजपा का जो चैलेंज है उसके लिए सबको एक होना अत्यंत आवश्यक है। और किसान का आंदोलन एक निमित्त है। मुझे लगता है शरद पवार जी को यूपीए की कमान देना यह राष्ट्र हित में है। ठीक है किशोर जी, आप जो बात बोल रहे हैं, आपके तो सहयोगी नाराज हो गए इनसे ही सवाल पूछा जाए तो। तहसीन पूनावाला जी एकदम गुस्साए पड़े हैं सुबह से। ये बात आप लोगों ने, आप लोग तो मिलते रहते होंगे, जब गठबंधन की कोई मीटिंग होती होगी, चर्चाएं होती रहती होंगी, ऐसा कोई सुझाव गया है क्या दिल्ली शिवसेना की तरफ से, कभी सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास या शीर्ष नेतृत्व के पास? ये देखिए कुमकुम जी, संजय राउत ये सामना के संपादक है और उनकी राय रखना उनका स्वतंत्रता है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है, लेकिन आपने मुझे हमारी राय पूछी तो महाराष्ट्र का होने के वजह से और उनकी नेतृत्व क्षमता शरद पवार जी में मेरा विश्वास होने से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उनको देना चाहिए। उनको बहुत अन्याय हुआ है कांग्रेस से वो दूर जाने के वजह से। तो अभी जो महाराष्ट्र में एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम मजबूत है वगैरह, लेकिन शरद पवार जी को लार्जर रोल में लाना चाहिए, ये राष्ट्र हित में है। ठीक है, चलिए रशीद किदवई जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। रशीद जी, जो बार बार मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक तकनीकी पेंच है कि चाहे दिल्ली की पार्टी हो, हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, यूपी की क्षेत्रीय पार्टी हो बसपा सपा, ये कांग्रेस की अगुवाई कभी भी राष्ट्रीय तौर पर उस तरह से स्वीकृत नहीं करेंगी या स्वीकार नहीं करेंगी जिस तरह से शरद पवार के चेहरे को शायद स्वीकार कर लें। क्या ये भी एक वजह है कि शरद पवार के चेहरे को बार बार आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है? जी कुमकुम, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए समस्या क्या है कि यूपीए तो एक विशेष स्थिति में बना था। जब 2004 में सरकार बनी तो जो था, जो क्षेत्रीय दल जुड़ना चाहते थे वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। अभी कोई ऐसी सरकार बनने की गुंजाइश तो है नहीं। महाराष्ट्र में तो एक विशेष स्थिति में कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी वगैरह सब साथ है। देखिए बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट साथ में चुनाव लड़ रहा है, ममता बनर्जी नहीं है। शरद पवार जी ममता बनर्जी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है तो कांग्रेस के क्षेत्रीय दलों से बहुत सारे झगड़े भी चलते हैं और पूरा उसका एक लंबा इतिहास है। इसलिए देखिए समस्या बहुत एक छोटी सी है। समस्या ये है कि एक यूपीए का चेयरपर्सन या चेयरमैन बनना एक सम्मान का पद है, उसके लिए आप कोई चुनाव नहीं करा सकते हैं। शिवसेना जो है वो कांग्रेस को प्रेशराइज कर रही है और शरद पवार और एनसीपी जो खामोश बैठे, लेकिन उनकी इच्छा बिल्कुल साफ नजर आ रही है। तो ये एक राजनीति चल रही है। और सोनिया गांधी क्योंकि इस समय वो उनके स्वास्थ्य की वजह से या कोविड की वजह से ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पा रही है, तो ये चीज और ज्यादा मतलब अपीलिंग लगती है कि नहीं, सोनिया गांधी का समय अध्याय खत्म हो गया, अब शरद पवार को आना चाहिए। रशीद जी, तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ लगातार बने हुए नहीं कहेंगे कि जिस मिनट शरद पवार यूपीए के चेयरपर्सन बने उस समय से नेहरू गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस के अंदर भी कमजोर होगा। अगली मांग यही उठेगी। मैंने टीवी नरसिम्हा राव का समय देखा है। नरसिम्हा राव को जब यही वजह है कि तहसीन साहब, और उसके बाद उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष से भी हटा दिया गया। क्या यही वजह है तहसीन साहब की जब से मैं सवाल पूछ रही हूँ तब से आप नाराज हो पड़े? चलिए छोड़िए, यूपीए का चेयरपर्सन बनना तो दूसरा स्टेप है, दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी तो ये है ना कि पार्टी का अध्यक्ष आने वाले दिनों में कौन होने वाला है और जो होने वाला है वो कब तक होने वाला है, इसको लेकर तो पार्टी में सहमति बन गई होगी। मैं एक चीज आपके शो पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैंने अभी एक शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था
उन्होंने मुझे बताया कि जो आपके शो पर, मैंने उन्हें बताया जो तिवारी साहब कह रहे हैं ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि शो पर बताए कि जो वहां पर संजय राउत साहब ने लिखा वो सामना और उनकी व्यक्तिगत राय है, वो शिवसेना की ऑफिशियल लाइन नहीं है। ऑफिशियल लाइन शिवसेना जो महागठबंधन की जो उनका महाअघाड़ी की मीटिंग है उसमें वो देगी, वो देंगे अगर उनको वहां कुछ देना है। ये ऑफिशियल लाइन नहीं, ये एक एडिटोरियल है और जो तिवारी साहब कह रहे हैं वो गलत है, शिवसेना की लाइन है। इसको क्लैरिफाई करते हुए, क्योंकि कौन आ जाते हैं अपने आप को प्रवक्ता कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं आगे की बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। हम जो कांग्रेस के समर्थक हैं, हम वोट सिर्फ गांधी परिवार को करते हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष बने या ना बने, वो यूपीए के चेयरपर्सन बने या ना बने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वोट गांधी परिवार के लिए, ना कि कांग्रेस के लिए, ना कि किसी और नेता के लिए। हम इन लोगों को वोट करते क्योंकि इन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। आखिरी चीज, मैं रशीद किदवाई से एक लास्ट लाइन, मैं रशीद किदवाई साहब से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि कांग्रेस के अपने अंदरूनी अलायंस पार्टनर, मैंने भी तो यही कहा। ये सवाल जब मैंने पूछा था सर आप नाराज हो गए थे। चलिए कोई बात, माफ कीजिएगा, मुझे आप सबसे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोग्राम खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े।